नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां जीवन का हिस्सा बन गई है। इसमें हड्डी के रोगों में घुटने का रोग भी बहुत आम है। कई बार घुटना इतना खराब हो जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्या है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ये क्यों जरूरी है, इस पर बात करने के लिए MMI नारायणा से बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच जुड़ चुके हैं ज्योतिर्मय रॉय चौधरी, जो कि सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है MMI नारायणा रायपुर में। सर, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पे। धन्यवाद। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले यही आपसे समझना चाहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? शुभांगी जी, अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी को विभाजित करूंगा तो ये 3 ग्रुप होते हैं। एक होता है ट्रॉमा, दूसरा होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट और तीसरा होता है आर्थोस्कोपी। तो ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पाँव की हड्डियाँ टूट गई, तो ये उस ग्रुप में चले जाएगा जहाँ पे कि उसका ऑपरेशन करके प्लेट, स्क्रूज, नेल्स ये सब लगा के उसको ठीक किया जाता है। आर्थोस्कोपी का मतलब होता है कि अगर किसी को जॉइंट के अंदर में कोई प्रॉब्लम है तो दूरबीन डाल के उसको देखा जाता है और उसको ठीक भी किया जाता है ऑपरेशन करके। और तीसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि रिप्लेसमेंट सर्जरी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलेंगे उसको, चाहे वो घुटने का हो या फिर कंधे का हो या हिप जॉइंट का हो। सर, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी। तो फिर ये बात अगर अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें, अगर वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, तो किसी को अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो सिर्फ जोड़ को बदलवा लेने से सब कुछ नहीं होने वाला। उनको तो चलना भी है आगे, और आगे अगर बहुत अच्छे से चलना है तो लास्ट में मसल पावर ही एकमात्र चीज़ है जो उनके काम आने वाला है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले उनको ये सीखना है, बहुत ज़रूरी होता है कि उनको किस तरह के एक्सरसाइजेज या व्यायाम करने हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, ताकि जब सर्जरी हो जाए उसके बाद उसको समझना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा उनको दर्द भी होता है उनको समझने में, क्योंकि दिक्कत होने वाला है। तो ये पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो कोई अगर आज रिप्लेसमेंट करा रहा है या 1 हफ्ते के बाद रिप्लेसमेंट करा रहा है तो उनको इतना टाइम तो एटलीस्ट देना चाहिए कि वो पूरा समझ के कि क्या क्या तैयारी उनको करना है, ये घर से ही समझ के पहले आए, कितना उनको दर्द होगा, कैसे चलना है, सब कुछ। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की अगर हम बात करें तो लोगों में ये डर भी होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भ्रम भी है कि सर्जरी के बाद बहुत ही ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप सही से देखभाल नहीं करते हैं तो आगे आपको समस्या भी हो सकती है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस फील्ड में और इस विषय पर, देखभाल करने के लिए क्या कुछ ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से आप बतौर एक्सपर्ट हमारे दर्शकों को सलाह देंगे? नहीं, वो डर का अब तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अब एक समय था, आज से अगर 20 साल पहले बोले कि किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट करने बोल दिया गया हो तो वो सोच में पड़ जाते थे कि ये क्या हो गया और किस तरह से ये होगा नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में अपने समाज में इतने जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं कि उनको आसपास ही दिख जाता है कि ये किस तरह का चीज़ है। उनको पता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद वो कितना अच्छे से चल सकते हैं, तो वो घबराने का तो बात है ही नहीं। अच्छा, किसी मरीज को अगर ऐसा लगता है कि उनको डर लग रहा है तो ये दायित्व डॉक्टर का है, सर्जन का है कि वो बैठ के उनके सारे सवालों का जवाब दे, उनको पूरी तरीके से मानसिक रूप से ये तैयार करे कि हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट उनको कराना है। इसके साथ उनको बहुत सारे एड्रेसेस भी दिए जा सकते हैं जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, तो वो पेशेंट जाके उनसे मिले एक एक करके या फ़ोन करके बात करे, तो इससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो ये घबराने वाला सर्जरी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब ये एक रूटीन सर्जरी में आता है जिसको सब जगह किया जा रहा है, इसलिए मरीजों को इस पॉइंट से बिल्कुल क्लियर रहना है। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी और राहत की बात आपने दर्शकों को बताई, क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते ही लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की अगर बात करें तो आपने बताया कि ये आज की डेट में उतना भी ज्यादा डरावना नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन इसके बाद जो लाइफस्टाइल में चेंजेस एक पेशेंट के आते हैं उसके बारे में बताइए। तो लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना इनका। जो लाइफस्टाइल ये जी रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट जस्ट पहले, वो तो बहुत ही बेकार किस्म का, उनको चलना नहीं है, इधर से उधर जा नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है हर दिन, मतलब सुबह से शाम तक के उनके लिए बहुत बेकार किस्म से एक ज़िंदगी निकल रही, तो उनकी लाइफस्टाइल तो बेकार है ना। और जैसे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उसके बाद आज की तारीख में बहुत अच्छे एनेस्थीसिया और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट जिसको बोलेंगे, मतलब ऑपरेशन के जस्ट बाद जो इंजेक्शंस लगते हैं और जितने अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं कि ऑपरेशन के बाद भी वो दर्द नहीं होता है जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था। तो अब वो चलने चालू कर देते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के दूसरे दिन से ही चलना चालू कर देते हैं, रूम में वॉकिंग चालू हो जाता है। जब तक कि उनका छुट्टी होता है तो वो ऑलमोस्ट कॉरिडोर में, हॉस्पिटल के वार्ड के कॉरिडोर में पूरा
चल के जाते हैं, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई भी उनको डरना है, और इसको करवा लेना चाहिए अगर उनको इतना तकलीफ है तो। और लाइफस्टाइल में तो ज़मीन और आसमान का अंतर आ जाने वाला है अच्छे की तरफ। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने भी अभी ये कहा कि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर सर्जरी वो कराते हैं तो वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे कई दिनों तक, लेकिन आपने बताया कि आप दूसरे तीसरे दिन से ऑफिस जाना शुरू कर सकते हैं, चलना फिरना भी आप शुरू कर सकते हैं। सर, नी आर्थराइटिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? आपका नी आर्थराइटिस के पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि वो ऑफिस जाने वाला जो आपने कहा उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, थोड़ा सा ये भी रियलिस्टिक होना ज़रूरी है सर्जन को भी और मरीज को, कि बहुत अच्छा जो रिजल्ट अपन बोलेंगे तो वो दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद आता है, जब पूरे टाके वगैरह हट जाते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा पेन फ्री चलता है। और नी आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, आप सोच लीजिए 3rd डिकेड के आसपास। किसी को अगर ज़्यादा नी में दर्द हो रहा है तो वो गठियावात के कारण भी हो सकता है। तो नी आर्थराइटिस को 2 में डिवाइड करना ज़रूरी हो गया है। अगर किसी को गठियावात है तो उसका डायग्नोसिस करना ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गठियावात है तो वो नी आर्थराइटिस का दर्द गोली दवाई से ना ही ठीक होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा भी, ताकि उनको फ्यूचर में जाके कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं पड़े। और एक ऐसा आर्थराइटिस होता है जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें अब ये मरीज़ कुछ नहीं कर सकता, इनके हाथों में कुछ नहीं रहता। जितना स्पीड से उस जोड़ को ख़राब होना है वो होगा ही, और वक्त के साथ साथ इतना ख़राब हो चुका रहता है कि उनको फिर सर्जरी ही कराना पड़ता है लास्ट में। सर, टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है और यह कैसे की जाती है, इसका पूरा प्रोसेस समझाइए। अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट अपन बोलेंगे तो सबको आवश्यकता नहीं होती है। मैं फिर से ये बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगा कि आपके जोड़ खराब हो गए हैं, आपको आर्थराइटिस है, उसके बावजूद आपको घुटना रिप्लेस करा ही लेना है, ये कहना गलत है। आपको पेन कितना हो रहा है और आपको चलने फिरने में कितना दिक्कत हो रहा है, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। तो किसी भी पेशेंट को ये बोलना कि आपको ये सर्जरी का ज़रूरत है, ये थोड़ा सा गलत है। लेट द पेशेंट टॉक, ये है एक बेस लाइन कि उनको आने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और अब मेरा ये सर्जरी आप करिए। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट में सिंपल है कि बोन जो एक दूसरे से घिसता है, हड्डियों के एंड्स जो घिसते हैं एक दूसरे से, तो उसके कारण उनको चलने में बहुत दिक्कत होता है। इस सतह को बदल दिया जाता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा घुटना ही पूरा चेंज हो जा रहा है, वो जो सतह है उस सतह को बदल दिया जाता है। दोनों तरफ हड्डियाँ होती है, एक फीमर और एक टिबिया। तो फीमर में एक कंपोनेंट लगता है, टिबिया में एक कंपोनेंट लगता है, और बीच में एक पॉलीथीन लगता है। ये वो अपना नॉर्मल वाला पॉलीथीन नहीं है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है जो कि सालों साल चलता है। तो ये 3 चीज़ जब लग जाता है तो ये तो आपस में टकराते नहीं है हड्डियाँ, उनका पेन खत्म हो जाता है। तो प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है कि हड्डियों का जो सतह खुरदुरा हो जाता है उसको एक दूसरे से अलग कर दिया जाए और स्मूथ सरफेस कर दिया जाए, ताकि पेन खत्म हो जाए और वॉकिंग अच्छा हो जाए। सर, इसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान शब्दों में आपने दर्शकों को समझाया है। सर, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर करानी है तो उसके पहले क्या तैयारी करनी होती है? पेशेंट को आप किस तरीके से तैयार करते हैं सर्जरी के पहले? इंडिया में मैंने देखा है इतने सालों में कि दर्द को सहने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। बाहर के कंट्रीज़ में बहुत जल्दी उन लोग सर्जरी करा लेते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर ये पेशेंट काफ़ी लेट सर्जरी कराते हैं, जितना हो सके तब तक के वो इस दर्द को मतलब सहते रहते हैं। तो एक ही चीज़ होता है कि इस कारण से ये सारे पेशेंट्स बहुत एजेड हो जाते हैं। ये 60 के ऊपर चले जाते हैं, कुछ 65-70 भी हो जाते हैं, कुछ 75 का एज भी हो जाता है। अब इस एज में आने के बाद आपको वो दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ता है नी जॉइंट को छोड़ के, वो है हार्ट, ब्लड प्रेशर, और कैसा उनका जीवन शैली कैसा है, वो एक्चुअली कितना चल पाते हैं नहीं चल पाते हैं। और ये सब चीज़ों को जब आप पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तब ये डिसाइड होता है कि ये मरीज टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाने लायक है या नहीं है। जब यस का आंसर आता है तो ये बहुत बड़ी टीम ये डिसीजन लेती है, पूरे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए या फिजिशियन हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, तब जाके आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ आप करिए। तो आपका काम एक सर्जरी करना है, लेकिन ये काम एक अकेले का नहीं है कि नी जॉइंट रिप्लेस किया आपने और पेशेंट ठीक हो गया। सर, टोटल नी रिप्लेसमेंट के जोखिम क्या क्या है? इसके पहले, इसके करने के दौरान और इसके बाद क्या जोखिम आ सकते हैं? करने के दौरान कुछ सर्जरी में जोखिम होते हैं, क्योंकि नी जॉइंट के जस्ट पीछे से ही आपका ब्लड वेसल और आपका नर्व्स जो पाँव को चलाता है वो चलता है, वो जाता है पीछे से ही। तो आपको जब भी कट करते हैं तो ये है कि आपको उसको इंजरी नहीं करना है।
तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होता है आपके ब्लेड और जहाँ से कि ये बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पैर के लिए वो जाते रहते हैं। लेकिन ये सर्जन का यही तो एक्सपर्टाइज है, यही तो उसका काम है कि वो बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए एक सर्जरी को कर दे। तो ड्यूरिंग सर्जरी आपको ये ध्यान रखना पड़ता ही है। और जैसी सर्जरी हो जाता है उसके बाद जितना जल्दी हो सके इस पेशेंट को चलवाना, क्योंकि अगर नहीं चलता पैर तो पैर में भी कुछ खून की नलियों में खून का थक्का जमने का डर होता है इस सर्जरी के बाद, जिसको कि डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीवीटी हुआ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। इसके लिए भी ये कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। और सेकंड जो बहुत ज़रूरी होता है कि सर्जरी के जितने जल्दी हो सके आप इनको उठाइए, बेड से बाहर लाइए और चलवाइए। सर, घुटनों की समस्या को लेकर कई पेशेंट आपके पास रोजाना आते होंगे, लेकिन क्या हर पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है? क्या हम अपने नेचुरल घुटने को प्रिजर्व कर सकते हैं? और क्या नी प्रिजर्वेशन सर्जरी ये होती क्या है? नहीं, ये तो डेफिनेटली हर एक पेशेंट को आप सर्जरी कर देंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट बोलता है कि मुझे सर्जरी करवानी है, सर्जन नहीं बोलेगा। सेकेंड, अगर ये पेशेंट का उम्र कम है और ये नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इनका कर रहे हैं, हम 20 साल चल रहा है अगर ऐसा बोलते हैं, और इनका एज है 45 और अब इनका 20 साल के बाद 65 हो जाएगा, 65 के एज तक के अगर ये घुटना चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से इनको एक सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसा भी है कि नी प्रिजर्वेशन सर्जरी जो होते हैं जिसमें कि हम नी का जो एंगल चेंज हो चुका है घुटना खिंचने के कारण उसको वापस ठीक किया जाता है। एक सिंपल भाषा में मैं बोलूँगा तो इसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं हम लोग। इसमें घुटने के नीचे की हड्डी को काट के सीधा किया जाता है और एक प्लेट से फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो एंगल फिर से इनको वापस बरकरार हो जाए। ऐसे में ये पेशेंट्स हो सकता है बहुत साल तक के फिर और बिना नी रिप्लेसमेंट के चलते रहें। सर, अब एक मिथ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर्जरी को लेकर। लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से इतना डरते हैं कि ऑपरेशन के बाद वो बेड में आ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर उन लोगों का सवाल है जो कि समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना चाहते कि अगर वो सर्जरी कर देंगे तो आगे फिर उनके साथ क्या होगा। इस पर क्या कहेंगे? एक ही सलाह है कि आप जिनका ऑपरेशन हो चुका उनसे मिलिए। जिनका ऑपरेशन हो चुका वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको वो बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, और उनके साथ जो हुआ था वो एक्सपीरियंस अगर आपको सुनने में और समझने में ऐसा लगता है कि वो ठीक था और पहले की जो जितनी भी तकलीफ़ें थी उसको जितना उन लोग सह रहे थे उसको अब ठीक हो गया पूरा, वो चलने लग गए हैं, सब अपना काम करने लग गए। कई लोग इतना नॉर्मल हो जाता है आपके पास से निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो उनसे बात करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका हुआ है। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उनके एड्रेसेस लीजिए, तब जाके आप एक अच्छे तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर आएंगे, पॉजिटिव तरीके से। और मैं सोचता हूँ ये बहुत ज़रूरी भी है कि एक पेशेंट जो बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से आता है सर्जरी कराने, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव रहना पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखा जाए तो। सर देखिए, इस विषय पर आगे भी हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को MMI नारायणा में इसके लिए क्या खास है? हमारे यहाँ पे जो थिएटर है वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। हॉस्पिटल का जो हमारा बैकअप है वो बैकअप बहुत अच्छा है, और ख़ासकर मैं ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लिए बोलूँगा। हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इतना वेल इक्विप्ड है कि प्री ऑप और पोस्ट ऑप केयर उन लोग इतना अच्छे से करते हैं कि एक समय में मैं बहुत चिंतित रहता था नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद कि हाँ भाई पेन होगा ये वो रात को दूसरे दिन। अब वो चीज़ बिल्कुल हट गया है। अब तो इतना स्मूथली पेशेंट निकलते हैं कि मुझे अगर घुटना रिप्लेसमेंट कराना पड़ा तो मैं यहाँ करा सकता हूँ मेरे खुद के हॉस्पिटल में। चलिए सर, आपसे ये भी समझना चाहते हैं हिप जॉइंट क्या होता है? इसके बारे में हमने सुना है, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम आगे होने वाली है? कूल्हे की हड्डी हिप जॉइंट, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है। और जो सबसे कॉमन है वो है AVN, मतलब उसमें सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है। तो ये AVN किसी भी यंग पर्सन को हो सकता है जो कि बहुत जवान है, और उसमें उसको धीरे धीरे करके दर्द होता है। इसका डायग्नोसिस एक्सरे से भी हो जाता है पहले, या MRI से तो बहुत जल्दी ही हो जाता है। और इसके कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें कि स्ट्रेट अवे अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, उसमें वापस ब्लड स्टार्ट हो जाए, उसकी कुछ सर्जरीज होती हैं वो करते हैं। सेकंड चीज़ जिससे कि कूल्हे का हड्डी ख़राब होता है वो है किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, और वो फ्रैक्चर के कारण उनके ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है, तो फिर से वो जॉइंट ख़राब हो जाता है। तो ये दो सबसे कॉमन रीज़न है जिसके कारण कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है।
सर, जैसे कि आपने बताया कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, इस सर्जरी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितना समय सर्जरी में लगता है और इसके आगे पेशेंट को क्या कोई दिक्कतें होती है, उसके लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? मैं अगर बोलूँगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कोई एक सर्जरी जो सबसे अच्छा होता है रिजल्ट वाइज, जिसका रिजल्ट पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है हिप रिप्लेसमेंट का। बिल्कुल सही ढंग से किया गया हिप रिप्लेसमेंट, जो परफेक्शन से होता है जिसका हिप रिप्लेसमेंट, वो पेशेंट बहुत ही खुश रहता है और बहुत सालों तक के वो जॉइंट चलता भी है उसका। तो इसमें करने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, कई बार तो 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में भी हो जाए सर्जरी। वो सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा मतलब फास्ट सर्जरी करता है या कुछ, लेकिन बात तो टाइम का तो है ही नहीं, बात इसका है कि वो परफेक्शन के साथ किया जाए। तो जो जॉइंट बैठता है उसके एंगल्स को वो परफेक्शन के साथ बैठाए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं थोड़ी देर में, आप जो कर रहे हैं आधा घंटा 1 घंटे का समय में भी पूरा सर्जरी खत्म हो जाता है, वो उसके आने वाले सारी ज़िंदगी का सवाल है। तो बस इतना ही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो बॉल बिठा रहे हैं, आप जो हेड बिठा रहे हैं, उसका एंगल मिलीमीटर्स में भी इधर उधर नहीं हो। सर, हिप सर्जरी में किस तरह के इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है? 2 इम्प्लांट होते हैं, एक जो आपका हिप जॉइंट का ऊपर का कप होता है और एक नीचे जो फीमर बोन होता है उसके अंदर एक स्टेम जाता है। दोनों के बीच में एक बॉल लगता है और इसके बाद वही प्लास्टिक फिर से आ जाता है, जैसे कि अपने नी जॉइंट वाला मैंने बताया था। और आजकल मेटलर्जी इतना अच्छा कर दिया है कि पहले हम लोग इम्प्लांट्स जो यूज़ होते थे वो प्लास्टिक और मेटल करते थे, लेकिन आज जैसे मैंने आज सुबह करके आया वो तो सिरामिक है, बहुत ज़्यादा उसका स्मूथनेस है, तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आपके नॉर्मल हिप जॉइंट को वो सिमुलेट करता है। जैसे आपका नॉर्मल हिप जॉइंट चलता है उतना ही उसका फ्रिक्शन होता है। तो सिरामिक और प्लास्टिक, तो अलग अलग मेटल्स होते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो एलॉय होते हैं, हाई ग्रेड एलॉयज़। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आपने कई सारी जानकारियां दी। जो मिथ होते हैं, जो लोगों के मन में डर होते हैं, उसको भी आपने यहाँ पर दूर किया है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो आज की डेट में कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से वाकिफ होते जा रहे हैं। लोग गूगल करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, डॉक्टर से वो बातचीत करते हैं और इस वजह से ये चीज़ें बाहर आने लगी है कि ऐसी भी कोई सर्जरी होती है। लेकिन अगर नवीन तकनीकी की बात करें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कोई नई तकनीक आई है आज की डेट में? रोबोटिक्स। अब ये रोबोटिक्स ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आई हुई है, ये रोबोटिक्स बहुत समय से चल रही है और धीरे धीरे ये परकोलेट होके अलग अलग शहरों में और क्लास 3 टायर तक के अभी आ गया है। और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो पहले बताया आपको कि जो परफेक्शन का बात होता है वो परफेक्शन रोबोटिक्स से आता है। तो जैसे ही अब रोबोटिक्स आ जाएगा तो आपका थोड़ा सा ह्यूमन एरर खत्म हो जाएगा। सर, लेकिन एक भ्रम ये भी है, रोबोटिक सर्जरी का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को जब तक इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं होती है वो इससे भी डरते हैं कि मतलब रोबोटिक सर्जरी होती है, किस तरीके से इलाज किया जाता है, क्या रोबोट इससे इलाज तो नहीं करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ये भी एक भ्रम है लोगों के मन में। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, रोबोट जो है उसको चलाते तो डॉक्टर्स ही हैं, वो अपने से नहीं चलेंगे। उसको पूरा पहले फीड करना है कि क्या क्या उसके कौन कौन से एंगल से वो कटेगा, वो एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है और रोबोट को जैसे फीड कर देते हैं। लेकिन उसके जो कट्स होते हैं उसमें जो डॉक्टर्स का हाथ होता है वो अपने हाथों से ही उसको और चलाता है आगे। तो गूगल में अगर आप देखेंगे, यूट्यूब वगैरह, इसमें बहुत सारे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये सोचना गलत है। सर, लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी सर्जरी की बात करें, चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें या किसी भी प्रकार की सर्जरी की, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हर सर्जरी की एक उम्र होती है, कम उम्र में नहीं करानी चाहिए, ज़्यादा उम्र में भी नहीं करानी चाहिए। इसे लेकर क्या कहेंगे? अगर किसी को चलते ही नहीं बन रहा है, बहुत दर्द है और उसका उम्र सिर्फ 22 साल है, तो क्या करेंगे आप? और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कोई दवाई नहीं है, ये वो कुछ नहीं, तो लास्ट में आपके पास एक ही चीज़ है, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो सबसे अच्छा तरीका एक ही होगा कि आप उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट करिए बहुत अच्छे तरीके से, और उस पेशेंट को ये बताइए कि आप इस जॉइंट को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से कि बहुत अच्छे से कोई अगर अपनी मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहा है, सपोज 2 जन ने मोटरसाइकिल खरीदी, एक उसको फास्ट चला रहा है, ब्रेक मार रहा है बार बार, उसको गिरा रहा है ये वो, तो उसका जो टायर है वो तो जल्दी घिसेगा ही, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से दौड़ा रहा है। लेकिन दूसरा अगर कोई इसी मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि उसके टायर्स को वो बहुत किलोमीटर्स तक के बहुत अच्छे से यूज़ कर ले, तो इससे उनका लाइफ जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, जॉइंट का लाइफ बढ़ जाएगा। तो एक समय हम बोलते थे कि नहीं सिर्फ 12 साल ही चलेगा, ऐसा नहीं है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो पेशेंट को समझा के बढ़ा सकते हैं कि हाँ भाई आपको यूज़ कैसे करना है।
सर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, इसके बारे में आपने पूरा प्रोसेस हमें समझाया कि क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन सर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में कितना समय लगता है? एक मरीज को अगर ये रिप्लेसमेंट करवाना है तो उन्हें अपना कितना समय देना पड़ता है? हॉस्पिटल में अगर आप बोलेंगे तो जी। फिर 4 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 या 5 दिन के अंदर उनका हॉस्पिटल का स्टे तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पूरा प्रोसेस अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं इसको 3 हफ्ते एटलीस्ट बोलूँगा, और सिर्फ 3 हफ्ते में ही इनको पूरा देखने के बाद पूरा छोड़ दिया जाए ऐसा भी नहीं होता है। इनको 3 हफ्ते के बाद आप फिर देखते हैं, उसके बाद महीने महीने देखते हैं, और मैंने ज़्यादातर देखा इतने सालों के बाद कि ये 5 या 6 महीने के बाद ये खुद आना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको इतना अच्छा लगने लग जाता है कि उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात और राहत की बात है। जिस तरीके से लोग डरते हैं सर्जरी को लेकर, वो डर उनका, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका डर दूर हो गया होगा पूरी तरीके से। सर एक आखिरी में सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि अंत में सेहत को लेकर हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे आप? वेट को कम रखिए ताकि ऑर्थोपेडिक सर्जन का लाइफ और इजी हो जाए। चलिए, तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी हमारी संपत्ति होती है। अगर आपका सेहत अच्छा है तो सभी अच्छा है। सर बाकी सर्जरी के बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाई और आसान शब्दों में, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।